तो एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए चैप्टर 2 यानी अम्ल, क्षारक और लवण का एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। सवाल थोड़ा अजीब है ना, इन तीनों चीज़ों में क्या कॉमन हो सकता है? इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री में, और इस सेशन के एंड तक ये पहेली बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। पहले समझते हैं हमारी इस केमिकल स्टोरी के 3 मेन हीरोज को, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एसिड्स पानी में H+ आयंस देते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और बेसिस वो बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो पानी में OH- आयंस देते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, एकदम ऑपोजिट। अच्छा, तो जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट यानी लवण। ये इन दोनों के रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। ये पूरा एक बैलेंसिंग एक्ट है। एसिड और बेस एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं और इस प्रोसेस में बनता है सॉल्ट और पानी। इसी कमाल के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन सारे एसिड्स और बेसिस एक जैसे पावरफुल नहीं होते, तो उनकी स्ट्रेंथ को कैसे नापते हैं? यहां पर एंट्री होती है pH स्केल की। ये एक पावर स्केल है जो बताता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक या कितनी बेसिक है। इस स्केल के ठीक सेंटर में आता है नंबर 7। इसका मतलब है न्यूट्रल यानी उदासीन, जैसे कि प्योर वाटर, ना एसिड ना बेस, परफेक्ट बैलेंस। अब अगर pH 7 से कम है तो वो चीज एसिडिक है, और नंबर जितना कम होगा, जैसे 1 या 2, एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो चीज बेसिक या क्षारीय है। यहां पे नंबर जितना ज्यादा होगा, जैसे 13 या 14, बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। सिंपल है ना? ये pH स्केल सिर्फ लैब्स के लिए नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पेट में जो एसिड होता है, सोचिए उसका pH 1 से 2 के बीच होता है, कितना पावरफुल। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब हमारे मुंह का pH 5.5 से नीचे चला जाता है, तभी दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल साइड में आते हैं। देखते हैं हमारे घर और किचन में मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को। कभी सोचा है कि केक इतना सॉफ्ट और फ्लफी कैसे बनता है? इसका राज है बेकिंग पाउडर में। एक्चुअली जब बेकिंग सोडा को किसी हल्के एसिड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो उससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यही गैस केक को अंदर से फुला देती है। अगला नंबर है वॉशिंग सोडा का। कपड़े तो साफ करता ही है, पर इसका एक सुपर पावर भी है। ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना देता है, यानी उस पानी को जिसमें साबुन आसानी से झाग नहीं देता। इससे सफाई और भी अच्छी होती है। और अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम आमतौर पर POP कहते हैं, इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बनता है POP। फिर जैसे ही इस POP में पानी मिलाते हैं, ये वापस एकदम सॉलिड जिप्सम बन जाता है। इसी वजह से ये टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने और मूर्तियां बनाने के काम आता है। तो घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर डालते हैं। अभी हमने हार्ड वाटर की बात की थी ना, तो देखिए, हार्ड वाटर यानी कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, इसीलिए इसमें साबुन झाग नहीं बना पाता। जबकि सॉफ्ट वाटर में ये सॉल्ट्स नहीं होते, इसलिए उसमें साबुन आसानी से काम करता है। और एक बहुत सीरियस चीज है एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा। जब पोल्यूशन से निकली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी से मिलती हैं तो वो एसिड बन जाती हैं। ये एसिड रेन फसलों को, ताजमहल जैसी इमारतों को और पानी के सोर्सेस को सबको बर्बाद करती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम के लिए मास्टर टिप्स। ये पॉइंट्स बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। ये रूल्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, हमेशा एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड में कभी नहीं। ये बहुत डेंजरस हो सकता है। और हाँ, लैब में हमेशा ग्लव्स और गॉगल्स पहनकर काम करें, सेफ्टी फर्स्ट। तो ये है फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट। एसिड, बेस, सॉल्ट की डेफिनेशंस, pH स्केल और उसकी इंपॉर्टेंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और POP के यूजेज,
और हाँ, ये टेस्ट जरूर याद रखें कि CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया यानी मिल्की कर देती है। ये पक्का पूछा जा सकता है। तो हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। अब उस पहले सवाल पर वापस आते हैं। फ्लफी केक, टूटी हड्डियां और एसिड रेन। अब पता है इनमें क्या कॉमन है? इन सब के पीछे है एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स की केमिस्ट्री। केक में बेस, हड्डियों में सॉल्ट और बारिश में एसिड। तो अब एक सवाल सबके लिए। अपने आसपास देखिए और सोचिए ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो इन्हीं केमिकल प्रिंसिपल से जुड़ी हैं। केमिस्ट्री हर जगह है, बस देखने की जरूरत है। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर मतलब हर पल कितनी अनगिनत रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं? आज हम अम्ल, क्षार और लवण की इसी छिपी हुई दुनिया को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ केमिस्ट्री लैब के भारी भरकम शब्द नहीं है। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के वो हीरो हैं जो खाने के स्वाद से लेकर हमारी सेहत तक सब कुछ तय करते हैं। अच्छा, ये तो सबने देखा होगा, है ना? जब कुछ चीजों को मिलाते हैं तो कैसे सनसनाते हुए बुलबुले उठते हैं। चाहे बेकिंग सोडा में नींबू डालना हो या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलना, लगता है जैसे कोई जादू हो। तो आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी के कह सकते हैं कि दो मेन कैरेक्टर हैं, अम्ल और क्षार। एक का स्वाद खट्टा तो दूसरे का कड़वा। एक बहुत रिएक्टिव तो दूसरा छूने में साबुन जैसा चिकना। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो कमाल की केमिस्ट्री होती है जो हमारी दुनिया को कई अलग अलग तरीकों से चलाती है। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सितारे यानी अम्ल के मिजाज को समझते हैं। इनके कुछ पक्के नियम हैं। मतलब जब भी ये दूसरी चीजों से मिलते हैं तो एक खास तरीके से ही बर्ताव करते हैं। पहला नियम, क्या होता है जब कोई अम्ल किसी धातु से टकराता है? जरा सोचिए, एक एसिड और एक मेटल की मुलाकात हो रही है, तो क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा ये होता है कि एक लवण यानी सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। जी हाँ, एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है और साथ में तेजी से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जिसकी वजह से अक्सर एक पॉप की आवाज भी आती है। और यही है वो बुलबुलों का राज। वो जो बुलबुलें हमें दिखते हैं वो असल में हाइड्रोजन गैस ही होती है जो रिएक्शन से आजाद हो रही है। ये इस क्रिया का कह लीजिए कि एक पक्का सबूत है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। क्या होता है जब अम्ल की मुलाकात किसी धातु कार्बोनेट से होती है? ये भी क्षार की ही तरह होते हैं, पर इनकी एक खासियत है, जैसे कि बेकिंग सोडा या संगमरमर। ये इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इस बार नतीजा थोड़ा और भी दिलचस्प है। लवण और पानी तो बनते ही हैं, लेकिन उनके साथ एक और गैस निकलती है और वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यही वो गैस है जो केक को फुलाने और कोल्ड ड्रिंक में वो फिज पैदा करने का काम करती है। और हाँ, इस CO2 गैस को पहचानने का एक क्लासिक तरीका भी है। जब इसे चूने के पानी में से गुजारा जाता है तो वो पानी दूधिया हो जाता है। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर और भरोसेमंद टेस्ट है। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जब हमारे दोनों सितारे अम्ल और क्षार आमने सामने आते हैं। देखिए, ये कोई टकराव नहीं है, बल्कि ये एक बैलेंस बनाने का काम है, जहां दोनों एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के तीखेपन को शांत करके लवण और पानी बना देते हैं। और ये सिर्फ लैब में नहीं होता। जब मधुमक्खी के एसिडिक डंक पे बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस है, लगाया जाता है, वो भी इसी का एक बढ़िया घरेलू उदाहरण है। लेकिन सवाल यह है कि हम ये मापते कैसे हैं कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक? इसके लिए हमारे पास एक बहुत खास पैमाना है। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। इसे pH स्केल कहते हैं। pH का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आसान भाषा में ये स्केल हमें किसी भी घोल की अम्लता या क्षारीयता की सही ताकत बताता है। तो ये स्केल 0 से 14 तक होता है। नंबर 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। अब 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही एसिडिक होती जाएगी, जैसे नींबू का रस। और 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही बेसिक या क्षारीय, जैसे कि साबुन का पानी। और अब एक हैरान करने वाली बात, हमारे अपने पेट के अंदर जो एसिड होता है उसका pH सिर्फ 1 से 2 के बीच होता है। सोचिए, ये इतना शक्तिशाली होता है कि खाने को पचा सके और खतरनाक बैक्टीरिया को भी मार सके। और ये आंकड़ा भी बहुत जरूरी है, 5.5।
जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं और जैसे ही पीएच इससे नीचे जाता है हमारे दांतों का इनेमल घुलना शुरू हो जाता है। यहीं से दांतों की सड़न की शुरुआत होती है। तो ये सारी केमिस्ट्री हमारी रोज की जिंदगी से आखिर जुड़ी कैसे है? इसका असर असल में हर जगह है, अक्सर उन जगहों पर जहां हम ध्यान भी नहीं देते। जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम जो एंटासिड लेते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन का ही एक उदाहरण है। हमारे टूथपेस्ट अक्सर बेसिक होते हैं ताकि वो मुंह के एसिड को न्यूट्रल कर सकें। यहाँ तक कि मिट्टी का पीएच ये तय करता है कि पौधे कैसे उगेंगे। और तो और हमारे खून का पीएच भी 7.4 पर इतनी सख्ती से कंट्रोल होता है कि जरा सा भी बदलाव जानलेवा हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या याद रखना है? पहला और सबसे जरूरी नियम, अम्ल जब किसी धातु से मिलता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह है उन बुलबुलों का राज। दूसरा मुख्य नियम, जब अम्ल किसी कार्बोनेट से मिलता है तो लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये रिएक्शन हमारे किचन से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तक हर जगह होता है। और तीसरा, वो संतुलन बनाने वाली क्रिया जहां एक अम्ल और एक क्षार मिलकर एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और लवण और पानी बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। ये तीनों बातें इस विषय का निचोड़ हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर बारिश का पानी भी एसिडिक हो सकता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं, तो जरा सोचिए कि ये हमारे आसपास की दुनिया को, हमारी इमारतों को, झीलों और जंगलों को हर रोज धीरे धीरे कैसे बदल रहा होगा। ये टूटी हड्डी जोड़ने वाले प्लास्टर तक, इन सब में क्या कॉमन है? ये सब असल में लवण हैं। जी हाँ, सॉल्ट्स। तो आज हम इन्हीं लवणों के दिलचस्प केमिस्ट्री को समझने वाले हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि लवण आखिर होते क्या है, फिर जानेंगे कि उनका पीएच कैसे तय होता है, हमारे घरों में कौन कौन से लवण मौजूद हैं, और आखिर में प्लास्टर ऑफ पेरिस के पीछे का साइंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल, आखिर एक लवण बनता कैसे है? इसकी शुरुआत कहां से होती है? जरा सोचिए, क्या होता है जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं? ये केमिस्ट्री की सबसे फंडामेंटल रिएक्शंस में से एक है। और इसका जवाब है, एक लवण और पानी बनता है। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। तो बस इतनी सी बात है। हर लवण की कहानी एक एसिड और एक बेस के मिलने से ही शुरू होती है। ये समझना सबसे जरूरी है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सारे लवण एक जैसे यानी न्यूट्रल होते हैं। असल में हर लवण का अपना एक अलग पर्सनालिटी या पीएच होता है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे बनाने वाले एसिड और बेस कितने पावरफुल थे। देखिए, इसका एक सीधा सा नियम है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब एक ताकतवर अम्ल और एक ताकतवर क्षार मिलते हैं, तो बनता है एक न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि उदासीन लवण। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक, तो भाई एसिड का असर दिखेगा और लवण बनेगा एसिडिक। और इसका ठीक उल्टा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक, तो नतीजा होगा एक बेसिक यानी क्षारीय लवण। है ना सिंपल? चलिए अब केमिस्ट्री लैब से बाहर निकलकर अपने घरों में आते हैं। देखते हैं कि ये लवण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या जल के क्रिस्टल। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लवणों के क्रिस्टल अपने साथ पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स को पार्टनर बनाकर रखते हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल्स उनकी बनावट का एक जरूरी हिस्सा होते हैं। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कॉपर सल्फेट का एक्सपेरिमेंट। देखिए, जब इन खूबसूरत नीले क्रिस्टल्स को गर्म किया जाता है तो एक जादू सा होता है। इनका नीला रंग गायब हो जाता है और ये सिर्फ एक सफेद पाउडर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गर्मी से इनके जो पानी के पार्टनर्स थे वो भाप बन के उड़ गए। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटी लवणों की जो हम सबके घरों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहला है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल होता है और पेट में एसिडिटी होने पर भी काम आता है। और सबसे मजेदार बात, जब इसे गर्म करते हैं तो इसमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यही गैस केक और ब्रेड को फुलाकर एकदम सॉफ्ट बना देती है। अगला है वॉशिंग सोडा। भाई, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मेन काम कपड़े धोने में एक क्लीनिंग एजेंट की तरह होता है। इसके अलावा ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने और तो और कांच और साबुन बनाने की इंडस्ट्री में भी बहुत काम आता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही खास लवण पर।
एक ऐसा लवण जिसके पास जोड़ने और ठीक करने की ताकत है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे हम सब पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, पर इसका असली केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये जो हेमीहाइड्रेट है ना, ये बड़ा काम का शब्द है। हेमी मतलब आधा और हाइड्रेट मतलब पानी। ये नाम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे ध्यान में रखना होगा। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल तो टूटी हड्डियों को सही जगह पर सेट करने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में होता है। मूर्तियां बनाने और छतों पर डिजाइन बनाने में भी इसे यूज करते हैं। और इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है? यही कि पानी से मिलते ही ये दोबारा एक हार्ड सॉलिड मास में बदल जाता है, जो इसे मेडिकल यूज के लिए परफेक्ट बनाता है। तो चलिए अब फटाफट से उन सभी जरूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें हैं, पहली, लवण एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। दूसरी, लवण का पीएच उसके पेरेंट एसिड और बेस की ताकत तय करती है। तीसरी, कुछ लवणों में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। चौथी बात, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के खास इस्तेमाल। और पांचवी, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी मिलाने पर दोबारा कठोर हो जाता है। तो अब जब लवणों के पीछे का ये विज्ञान पता चल गया है, जरा सोचिए अपने घर में और कौन-कौन सी चीजें हो सकती हैं जो असल में लवण हैं। अगली बार अपनी रसोई या बाथरूम में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा।